नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे। आप सबका एक और एफबी लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम डायरेक्टली फर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है अगर लाइफ में आ जाए तो, और केवल उसका डायग्नोसिस होना ही लोग उससे डर जाते हैं। काफ़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस बीमारी की वजह से आता है और वो बीमारी है कैंसर की बीमारी। आइए आज हम लोग बात करते हैं। ये अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है और आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और अदर गायनेक कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। इनका हम लोग जल्द से जल्द निदान कैसे करें, प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या क्या करें, और अगर निदान होता है तो हम लोग उसमें कैसे अच्छे से लाइफ जिए, इसके बारे में हम लोग आज शॉर्ट में बात करेंगे। So, can we have the PPT, please? अगर हम लोग बात करें तो गायनेक से रिलेटेड काफी कैंसर्स हो सकते हैं। उसमें से जो कॉमन कैंसर्स है वो है सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, Can you वल्वर। share the screen, sir? Excuse me, sir. यस, You need to share the screen. ओके। So I will start the screen share. Hope you are able to see my screen now. Yes, sir. We are able to see you. Can you start? Yes, we can start, sir. मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, it is visible, sir. It is visible. ओके। सो आज हम लोग कुछ गायनेक कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सबसे कॉमन गायनेक कैंसर जो है वो है सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, और जो रेयर कैंसर्स है इसमें ओवेरियन कैंसर, वल्वल कैंसर और वजाइनल कैंसर ऐसे कैंसर्स भी इंक्लूडेड है। ये सब सेलिब्रिटीज को हम लोग जानते हैं। एक कॉमन थ्रेड है इन सब सेलिब्रिटीज में, ये काफी मशहूर हस्तियां हैं। अपने अपने फील्ड में इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। बट इन सबको लाइफ में कभी ना कभी इस बीमारी ने जकड़ा था। और अगर हम लोग देखें तो ये लोग काफी अच्छे से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उनकी कैंसर की बीमारी से उभर के आए हैं और वो आज अपना लाइफ उतना ही अच्छा नॉर्मल जी रहे हैं। सो हमको ये मान के चलना चाहिए कि कैंसर होना एक डिफिकल्ट डायग्नोसिस हो सकता है, बट कैंसर से बाहर आना भी पॉसिबल है। और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का, ये कैंसर प्रिवेंशन का, जिससे हम लोग अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जो शरीर की पेशियां रहती है वो अनियंत्रित रूप में बढ़ती जाती है और बाकी के नॉर्मल ऑर्गन्स को इन्वेड करती है। उनका जो फंक्शन है वो कम कराती है। ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हो सकती है अगर इनका स्टेजिंग बढ़ जाए, ये लोकलाइज नहीं हो तो इसको हम लोग मैलिग्नेंट लीजन्स कहते हैं। जो कुछ कैंसर जो रहते हैं वो रैपिडली स्प्रेडिंग कैंसर रहते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो। कुछ कैंसर जो होते हैं वो बहुत देर तक वो ऑर्गन में ही स्थित होते हैं और इसलिए उनको अगर जल्दी से डायग्नोस कर दिए जाए तो हम लोगों को अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देना काफी हद तक पॉसिबल रहता है और पेशेंट्स अपना लाइफ उतनी ही नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि महिलाएं इस बाबती में इस लिहाज से काफी पॉजिटिव है उनके बारे में। जो कैंसर्स होते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या एंडोमेट्रियल कैंसर्स हो, ये बहुत देर तक उसी ऑर्गन में स्थित होते हैं और बहुत लेट स्टेज में स्प्रेडिंग इनका चालू हो जाता है। और अगर हम कोई इनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो हमको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। कैंसर की बीमारी क्यों होती है, इसका अगर हम लोग विश्लेषण करें
तो आजकल एडिक्शंस बढ़ गए हैं, बहुत कॉमन एडिक्शन है टोबैको स्मोक। वजन ज्यादा होना या ओबेसिटी की वजह से भी कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, और गायनेक कैंसर्स में अगर हम लोग देखें तो ओबेसिटी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को बढ़ावा दे सकती है। कुछ कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिससे उनकी इन्फेक्शन से हमको कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो। ऐसे वायरसेस से सर्वाइकल वजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स, ये सब कैंसर्स बढ़ सकते हैं। तो ये कैसे प्रिवेंट करें, इसके लिए भी हम लोग कुछ इलाज कर सकते हैं क्या, ये भी हम लोग बात करेंगे। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी हो तो उसकी वजह से भी कुछ कैंसर्स बढ़ सकते हैं। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हेल्दी फूड कम खा रहे हैं, फ्रूट्स कम खा रहे हैं, वाटर इनटेक कम है। ऐसे चीज़ों में भी डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी कुछ कैंसर्स के लिए हम लोग प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। और कुछ कैंसर जो होते हैं वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। जो एनवायरमेंट में हमारे आजू बाजू में जो टॉक्सिन्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, उस वजह से भी कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। हमको ये कब मानना चाहिए कि हम में कुछ प्रॉब्लम है। सो कभी भी अपना प्रॉब्लम इग्नोर ना करें, डॉक्टर्स की सलाह ले लें। और ऐसी सलाह हमको कब कब लेनी चाहिए, जब बहुत रैपिडली वेट कम हो रहा है, 2 महीने के पीरियड में 10% से ज़्यादा वेट लॉस है और उसका कोई रीज़न नहीं है, मतलब डाइटिंग नहीं है, एक्सरसाइज सेम है, उसके बावजूद अनएक्सप्लेन रीज़न की वजह से वेट लॉस हो रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। ये कभी-कभी कैंसर की बीमारी की वजह से हो सकता है। बहुत टायर्ड फीलिंग हो रहा है, अगेन विदाउट एनी रीज़न, हीमोग्लोबिन अच्छा है, डाइट अच्छा है, लाइफ़स्टाइल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, बट उसके बावजूद बहुत टायर्ड फीलिंग हो रहा है। ऐसे केसेस में भी कभी-कभी कैंसर हो सकता है। कभी-कभी कुछ गांठ फील होती है, जैसे ब्रेस्ट में कुछ गांठ फील हुई हो या एक्सिला में कुछ गांठ फील हो रही हो, ग्रॉइन में कुछ गांठ फील हो रही हो। तो ऐसे केसेस में वो गांठें भी कभी-कभी कैंसर की हो सकती है, और ऐसी नई आने वाली और तेज़ी से ग्रो होने वाली गांठ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। बॉडी पे कुछ जगहों पे इचिंग हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, अगेन इस केस में हमको कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। ब्रेस्ट का शेप बदल रहा है, ब्रेस्ट के ऊपर कुछ स्किन जो रहता है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो भी हमको डॉक्टर से चेकिंग करवाना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग है, इस ये भी कभी-कभी हमको एक इंडिकेशन दे सकता है कि हमारे बॉडी में सब कुछ सही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे कॉमन कैंसर से, और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कॉमन कैंसर जो है वो सर्विक्स का कैंसर होता है, और इंडियन सिटीज में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। रूरल इंडिया और इंडियन सिटीज जैसे मिला के अगर हम लोग कंसिडर करें तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है। और ये कैंसर्स को प्रिवेंट कैसे किया, सभी कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हमने पहले ही देखा कि वुमेन, महिलाओं में ये सब कैंसर्स अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं, और इनका स्क्रीनिंग जो है ये हमको अर्ली डिटेक्शन दे सकता है। सर्विक्स कैंसर जो रहता है, यानी गर्भाशय मुख का जो कैंसर है, यहाँ पे हम लोग गर्भाशय के मुख का जो जल रहता है, जो लिक्विड सेल्स रहते हैं, पेशियां रहती है, उनको हम लोग जांच के लिए ले सकते हैं पैप्समियर नामक जांच से। पैप्समियर से हम लोग एक छोटा सिंपल सा जांच होता है, ओपीडी में हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सिंपल जांच रहता है जहाँ पे एयर स्पैचुला से हम लोग गर्भाशय मुख का थोड़ा सा पानी या सेल्स, उससे जो एसोसिएटेड सेल्स हैं उनको जांच के लिए लेते हैं, और ये एक लिक्विड बेस्ड फिक्सेटिव में हम लोग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं। इसके बाद हमको ये साइटोलॉजी का रिपोर्ट आ जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि कुछ इन्फेक्शंस है या कुछ मैलिग्नेंसी है, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है, ये सभी हमको पता चल सकता है। कई बार हम लोग सर्विक्स को मात्र देखने से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कैंसर्स नहीं है ना। इसको हम लोग कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स। ये हम लोग एसिटिक एसिड से देख सकते हैं, लुवाल्स आयोडीन से देख सकते हैं, जिसको हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड VIA या VILI, विजुअल इंस्पेक्शन विद लुवाल्स आयोडीन ऐसे भी कहते हैं।
सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो पैप्समेयर की जांच हमने देखी वो कब से शुरू करनी चाहिए और हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। शादी के 3 साल बाद या उम्र 21 की हो जाने के बाद पैप्समेयर की जांच शुरू करवा लेनी चाहिए और केवल पैप्समेयर अगर हम लोग कर रहे हैं तो हर 3 साल में ये जांच ज़रूरी होती है। बट अगर पैप्समेयर के साथ हम लोग एचपीवी डीएनए नामक जांच भी जोड़ देते हैं तो यहाँ इससे हम लोग एचपीवी वायरस का डीएनए भी चेक करवा सकते हैं और फिर हम लोग ये जो पैप्समेयर की जांच है या सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है वो हर 5 साल भी करवा सकते हैं। एवरी 5 इयर्स तक इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। सिर्फ पैप्समेयर अगर हम लोग कर रहे हैं तो हर 3 साल में पैप्समेयर करना जरूरी है। कौन सी उम्र तक हमको ये करते रहना चाहिए? अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसके बारे में अलग-अलग सलाहें देती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग करना चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है जो वो कहती है कि इस जांच को हमको 70 की उम्र तक करना चाहिए, उसके बाद उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास आज एक और उपाय अवेलेबल है, वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये हम लोग बचपन से उम्र की 9 साल से शुरुआत करके एज 45 तक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन दे सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो सकता है। ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है जो जिससे हमको ये देखा गया है कि 60 से 80% जो सर्वाइकल कैंसर्स है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और इस तरीके से हम लोग अगर वैक्सीन लेंगे जिसमें बायोवैलेंट वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है तो हम लोग ये कैंसर काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल ट्रीटमेंट से क्या असर हो सकता है और हम लोग उन असर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कैंसर है और जिस वजह से हम लोग ये एमपी लाइव सेशन कर रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है इसको। हमारे जो रिलेटिव्स है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनके सिबलिंग्स और ओवरऑल हमको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये भी एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो हम लोग काफ़ी हद तक एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है ये एक गलत धारणा है। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने का जो एज है वो नॉर्मली 40s या 50s में होता है बट कभी कभी यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। अगर हम लोग देखें तो 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जिन महिलाओं में शादी की उम्र लेट है या जिन महिलाओं में बच्चा पैदा नहीं हुआ है, नली ग्रेविडा है या जिनको लेट बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है, जिनको कुछ अदर मेडिसिन वगैरह यूज किए हैं, ऐसी सभी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में मुंबई, बैंगलोर ऐसे मेट्रो सिटीज का जो स्टडी किया गया है उसमें ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। लगभग सब महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर्स में 30% कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं इन सिटीज में। और इसीलिए ऐसे वेल्थियर सेटअप में जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम है, इन्फेक्शन से होने वाले ज़्यादातर कैंसर है ये वजाइनल या सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर जो रहते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शियस कारणों की वजह से ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो शहरों में ज़्यादा पाए गए हैं। और हमने इसके रिस्क फैक्टर्स भी देखे, उम्र ज़्यादा होना, घर में किसी फैमिली हिस्ट्री है सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर की तो उनमें हाई इंसिडेंस रहता है ब्रेस्ट कैंसर का। किसी एक रिलेटिव को यानी मदर या सिस्टर को या 2 रिलेटिव्स को हुआ होगा तो उसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर हुआ है तो दूसरे ब्रेस्ट में होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री भी रहता है ब्रेस्ट कैंसर में, अगर किसी को पहले हो गया है फैमिली में तो फिर से रिकर हो सकता है, जिसको हम लोग BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन कहते हैं। तो ऐसे कुछ कारण देखे गए हैं ब्रेस्ट कैंसर।
आइए जानते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दिए हैं। सो जिन महिलाओं की उम्र 20 से 30 साल की है, उन महिलाओं में अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। डॉक्टरी सलाह तुरंत ज़रूरी नहीं रहती है, बट अगर कुछ एब्नॉर्मैलिटी समझ में आती है, कुछ लम्प दिखता है या ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में कुछ चेंजेस दिखते हैं, तो ऐसे केस में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। सो जिनकी उम्र 20 टू 30 है, ऐसी महिलाएं केवल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करवा सकती है खुद ब खुद। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे करवाते हैं। जिनको जिनकी उम्र 30 से ऊपर है और जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स है, जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या जेनेटिक हिस्ट्री है, तो एक ऐसे पेशेंट्स ने क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए। उसी के साथ मैमोग्राफी भी हम लोग जल्दी शुरू करवा सकते हैं। अभी जाते हैं उन महिलाओं का जिनका एज 40 से ऊपर है और उनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। सो जिनका एज मोर देन 40 है और अगर फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तब भी हमको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो हर महीने महिला अपनी खुद ब खुद करवा सकती है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो साल में एक बार करवाना चाहिए। मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी जो रहते हैं, ये जो जांचें हैं, ये भी साल में एक बार करवानी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40। ऑप्शनल जो जांचें हैं उसमें एमआरआई भी अवेलेबल है। तो ऐसे सभी जांचों से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना। ये पिक्चर में हम लोग नॉर्मल मैमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर में होने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग देख सकते हैं। सो नॉर्मल मैमोग्राफी को हम लोग देख सकते हैं कि जो व्हाइटिश शैडो है या स्पेक्युलेशंस है वो आते नहीं है, और जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनको हम लोग इसमें काफी हद तक अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन, ऐसे हाई रिस्क महिलाओं ने ये मैमोग्राफी की जांच 30 की उम्र के बाद ही करवानी चाहिए हर साल। और जिनको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, ऐसे पेशेंट्स ने मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी 40 की उम्र के बाद हर साल करवानी चाहिए। सो इसको अगर हम लोग रिवाइज करें, सो एज 20 से ऊपर अगर है तो हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, और जरूरत पड़ी तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवानी चाहिए। 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी हर साल करवानी चाहिए। और जो अगर हाई रिस्क कैटेगरी में है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में मैमोग्राफी और एमआरआई करवा सकते हैं हर साल 30 की उम्र के बाद। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी या एफएनएसी और ब्रेस्ट एमआरआई, ये ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं कि अवेलेबल है ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमने हर केस में डिस्कस किया, वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो महिलाएं अपने ब्रेस्ट के बारे में बात करने से कतराती है, और अपने बारे में, अपने डिसीजेस के बारे में बात करने से भी कतराती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने बॉडी को जानना समझना ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से हर एक की बॉडी को जानना खुद ब खुद वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में मिरर के सामने खड़े होके ब्रेस्ट को पहले इंस्पेक्ट करना चाहिए, जांच लेना चाहिए, देखना चाहिए। ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन या निपल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर इंस्पेक्शन पे या एग्जाम सिर्फ देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, तो हम लोग पाल्पेशन से या टच करने से कुछ गांठें नहीं है ना, ये लम्प्स नहीं है ना, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पाम ऑफ हैंड से हम लोग टेस्ट करके और फिंगर्स से हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं पूरा ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे तक और साइड्स, लेफ्ट से राइट तक एग्जामिन करके देखा जा सकता है कि इनमें कोई लम्प्स नहीं है ना। इसके बाद हमको एक्सिला में देखना चाहिए, कांख में देखना चाहिए कि कुछ लम्प्स नहीं है ना, और उसके बाद हमको नेक में देखना चाहिए कि कुछ गांठें हमको फील नहीं हो रही है। अगर कोई भी ऐसी गांठ लगती है या डाउटफुल है, तो हमको डॉक्टरी सलाह से या डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये सब करने का। सिंपल और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिससे कोई भी महिला अपने घर पे कर सकती है, अपने ब्रेस्ट के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिससे हम लोगों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन काफी यूजफुल हो सकता है।
ये मैमोग्राफी की जांच है जो साल में एक बार 40 की उम्र के बाद करवानी चाहिए, या जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है और उनको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो ऐसी महिलाओं ने भी ये जांच मैमोग्राफी की करवानी चाहिए। सो हमको ये देखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिसीज है, इसको हम लोग डेफिनेटली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के बाद पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाएं तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से पूरी तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट कैंसर है महिलाओं में, वो है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी अंतःगर्भाशय का कैंसर। अंतःगर्भाशय का कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर जो है उसमें हम लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। सो एबनॉर्मल ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है, पीरियड्स को छोड़ के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कभी कभी ब्लडी वाटरी डिस्चार्ज रहता है जिसमें कभी कभी बदबू रहती है, ओडरस डिस्चार्ज रहता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद कभी कभी पेन पेन होता है, पेल्विक क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ऐसे सभी सिम्टम्स कॉमन है। आमतौर पर देखा गया है कि एंडोमेट्रियल कैंसर 50 की उम्र के बाद या मेनोपॉज के बाद आने के चांसेस ज़्यादा है। सो मेनोपॉज के बाद अगर कभी भी ब्लीडिंग है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह से कुछ जांचें करवानी चाहिए, जैसे कि एप्समियर है या फिर सोनोग्राफी है, जिससे हमको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एंडोमेट्रियल कैंसर को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ पैप्समियर की जांचों में हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर और एंडोसर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। और सोनोग्राफी ऐसी जांच है जिससे हमको पता चल सकता है कि एंडोमेट्रियम जो नॉर्मली है उसमें कुछ चेंजेस है क्या, पॉलीपॉइडल ग्रोथ है क्या, या कैंसरस ग्रोथ है क्या, उसका ब्लड फ्लो कैसे है, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर है क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो है डीएनसी या डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, जिससे हम लोग एंडोमेट्रियम का एक बायोप्सी लेके उसकी जांच कर सकते हैं और इस जांच में हमको पता चल सकता है कि एंडोमेट्रियल कैंसर है या नहीं। अगर इस जांच से एंडोमेट्रियल कैंसर डिटेक्ट हो सकता है तो हम लोगों को सर्जरी प्लान करता है, और सर्जरी से पहले एमआरआई की जांच भी जरूरी रहती है, जिसको हम लोग स्टेजिंग के लिए कर सकते हैं। एक्चुअल स्टेजिंग सर्जरी में रहता है, और एंडोमेट्रियल कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाए तो हम लोगों को यूट्रस, उसके बाजू में जो 2 ओवरीज रहती है उसके साथ लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ सकते हैं। सो ये एक्चुअल ट्रीटमेंट हो सकता है। बट आइए जानते हैं कि ये सभी कैंसर जो है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या एंडोमेट्रियल कैंसर हो, ये जो कॉमनली ऑकरिंग कैंसर है महिलाओं में, ये अगर डिटेक्ट होते हैं और इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरीके से सर्जरी या कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए जाते हैं, तो हमारे शरीर पे क्या असर हो सकता है। तो जिन महिलाओं की उम्र कम है, जिनको कोई प्रीवियस चाइल्ड नहीं है, तो ऐसी महिलाओं में सर्जरी तो ठीक है, बट ब्रेस्ट कैंसर्स के बाद जो कीमोथेरेपी दी जाती है या ओवेरियन कैंसर के बाद जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे ओवरीज पे असर पड़ सकता है और ओवेरियन फंक्शन कम हो सकता है। कई बार जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, यूट्रस के साथ ओवरीज भी निकाली जाती है, तो इसके बाद प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, ताकि ओवरीज में जो फॉलिकल्स रहते हैं वो भी उसी के साथ निकल जाते हैं, या कीमो रेडियोथेरेपी से ये सब खराब हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में भी बात करते हैं। ये महिलाओं को भी माँ बनने का हक है और इनको ये हक प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कुछ ट्रीटमेंट से एग्स निकाल सकते हैं और इन्हें एग्स को स्टोर किया जा सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीजिंग की टेक्निक से। इन सेल्स, जैसे हम लोग पुरुषों में भी कुछ कैंसर्स में स्पर्म्स प्रिजर्व कर सकते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में भी एग्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर वो महिला मैरिड है तो उनका गर्भ तैयार करके उन एम्ब्रियोज को भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के जरिए। तो काफी शॉर्ट पीरियड में ये सब हो सकता है। और अगर हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट से पहले कुछ दिन अगर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए दे दें तो हम लोग ये सब टेक्निक से कैंसर की महिलाओं में भी माँ होने का सुख प्रदान कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी माँ नहीं है।
तो ओएसिस फर्टिलिटी में हम लोग ये फर्टिलिटी क्रायो प्रिजर्वेशन काफी हद तक करते हैं। अभी कुछ नई टेक्निक्स आई है जिसमें ओवरीज डायरेक्टली हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, या ओवेरियन कार्टिकल टिश्यू जो है, ओवरी के ऊपर की जो सतह है वो भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे हम लोग बाद में आईवीएफ या आईवीएम की प्रक्रिया से गर्भधारणा दे सकें। सो हमको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। होप एक ऐसी चीज है जो लाइफ में हमको किसी भी प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए साथ देता है, और इसीलिए हमको इसी उम्मीद के साथ चलना चाहिए कि हर एक कैंसर प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है अगर हम लोग उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो। ओएसिस फर्टिलिटी में हम लोग आपकी किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अवेलेबल है। हमारा जो एड्रेस है वो ओएसिस फर्टिलिटी डायनेस्टी कमर्शियल वाकड़ है, और हमारा फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन कैंपेन भी चालू है, जिसके थ्रू आप सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किए गए हैं। महिलाओं के लिए मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि उनमें बहुत ताकत होती है हर चीज से लड़ने के लिए, बट हर प्रॉब्लम से खुद लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमको किसी का साथ भी जरूरी होता है, और कभी कभी हमको डॉक्टरी सलाह भी जरूरी होती है। सो महिलाएं अपना जो दुख है वो मन में समेटे रहती है और कहती है, बंजर नहीं हूं मैं, वो मुझ में बहुत सी नमी है, दर्द बयां नहीं करती, बस इतनी सी कमी है। सो मैं यही कहता हूँ कि अपना दर्द बयां करो, किसी से शेयर करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लो। इसी के साथ हम लोग आज के एफबी लाइव के सेशन की एंड की ओर आ जाते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इसको हम लोग जरूर आंसर करेंगे। कैंसर पेशेंट्स में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हो सकता है क्या, मतलब वो भी माँ बन सकते हैं या पिता बन सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली यस, कैंसर पेशेंट्स में भी गर्भधारणा संभव है। अगर उनको कैंसर होने से पहले कोई बच्चा नहीं है तो कैंसर होने के बाद भी हम लोग उनका फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। 15 दिन के शॉर्ट प्रोसीजर में, जिसको हम लोग रैंडम स्टार्ट आईवीएफ कहते हैं, इस प्रोसीजर से हम लोग ऐसी महिलाओं में जिनमें कोई कैंसर है तो हम लोग उनके एग्स निकाल सकते हैं। इन एग्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, जिसको हम लोग oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। महिलाएं अगर मैरिड है तो उनके पति के शुक्राणु लेके हम लोग गर्भ तैयार कर सकते हैं, और इन गर्भों को स्टोर किया जा सकता है जब तक कि कैंसर की ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो। जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसी महिलाओं में बच्चेदानी अच्छी रहती है, तो ऐसी महिलाओं में उनका ये जो गर्भ है ये हम लोग उन्हीं के गर्भाशय में छोड़ सकते हैं। बट अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है जिसमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, तो हम लोग सरोगसी से या यूट्राइन ट्रांसप्लांट से हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। सरोगसी का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहता है ऐसी केसेस में, क्योंकि पहले ही एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ हो तो ट्रांसप्लांट कभी कभी टेक्निकली डिफिकल्ट प्रोसीजर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए डेफिनेटली कैंसर पेशेंट्स पे जा सकते हैं, और कैंसर पेशेंट्स को ये जानना चाहिए, मानना चाहिए कि उनका जो एंजाइटी है वो कम करके वो अच्छी सलाह ले ले, ताकि वो इस माँ होने के हक से दूर ना रह सके, वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जल्द से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द परसेंटेजेस फॉर कैंसर टू कैरी फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स? काफी अच्छा सवाल है ये। इनको कहते हैं हेरिडिटरी कैंसर या जेनेटिक कैंसर। कौन से कैंसर जेनेटिक होते हैं? तो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो रहते हैं ये काफी हद तक जेनेटिक हो सकते हैं। BRCA जीन म्यूटेशन, जिसको हम लोग जेनेटिक कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है, और जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनकी ऑफस्प्रिंग्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, सिस्टर्स ने ये BRCA म्यूटेशन के लिए जांच करनी चाहिए। कुछ ओवेरियन कैंसर जो है वो भी जेनेटिक रहते हैं, इसके लिए भी कुछ म्यूटेशंस देखे गए हैं, तो हम लोग ये म्यूटेशंस भी चेक करवा के अगर कुछ हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो हम लोग उस तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट जल्दी से जल्दी अप्लाई करके फर्दर कैंसर प्रिवेंशन कर सकते हैं। और कितना परसेंटेज होता है, डेफिनेटली एक
बहुत बड़ा परसेंटेज BRCA म्यूटेशन अगर है तो 30 to 40% चांसेस रहते हैं कि वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर ट्रांसमिट हो। What age is the cancer common on women? So शायद सवाल ऐसे है कि कौन सी उम्र में कैंसर ज्यादा कॉमन होते हैं। सो अमूमन ये देखा गया है कि सेल्स का जो रैपिड डिवीजन है या सेल्स एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50। जब भी उम्र बढ़ती जाती है तब ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ये चांसेस 40 के बाद भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा कैंसर ये आफ्टर 50 होते हैं। कभी कभी बहुत अर्ली स्टेज में भी कैंसर हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसे ही कुछ कैंसर्स में से है। सर्वाइकल कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, इन सभी को हम लोग अर्ली स्क्रीनिंग अप्लाई करके प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सवाल शायद हो गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। कोई अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहा है तो उनके गैमेट्स या उनके बीज इफेक्ट हो सकते हैं क्या, और उसके लिए उनमें क्या ऑप्शंस रह सकते हैं कंसीव करने के लिए। सो जिनको कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो ये कीमोथेरेपी ब्लड से दी जाती है और ये सेम ब्लड गैमेट्स की ओर भी जाता है, मतलब ओवरीज की ओर जा सकता है, स्पर्म्स में टेस्टिस की ओर जा सकता है अगर पुरुषों में कुछ कीमोथेरेपी ले रही है। रेडियोथेरेपी भी बहुत बार अगर एब्डोमेन में रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, पेट में कुछ कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो ऐसे केसेस में रेडियोथेरेपी भी कई बार ओवरीज को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग अगर ओवरी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लान कर रहे हैं तो उनको कुछ समय देना चाहिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ओवरीज में एग्स बढ़ने के कुछ इंजेक्शन देके उनको बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग ऊसाइड क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, या इनके एम्ब्रियोज तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कई बार पूरी ओवरी को बाहर निकाल के प्रिजर्व किया जा सकता है जिसको ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, या ओवरी की जो ऊपरी सतह है, कॉर्टेक्स है, उसको भी निकाल के प्रिजर्व किया जा सकता है जिसको कॉर्टिकल क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो उस तरीके से हम लोग फर्टिलिटी अचीव कर सकते हैं कीमो और रेडियोथेरेपी देने के बावजूद। सो आपके और कुछ सवाल रहते तो हम लोग आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप जो अक्टूबर मंथ है हमने देखा, इसमें हमने नवरात्रि को एक्सपीरियंस किया, और नवरात्रि में हमेशा महिला शक्ति जो है, महिला एक शक्ति स्थान है, इसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं। महिलाओं में भी दुर्गा है, काली है, एक सेंसिटिव स्त्री भी है, एक माँ है। तो इन सभी महिलाओं को मैं नमन करता हूँ, और इनसे एसोसिएटेड ये जो बीमारियां हैं ये उनको ना हो इसलिए ईश्वर को नमन करता हूँ। बट अगर ये बीमारियां हो और उसको हम लोग जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें तो इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट भी किया जा सकता है। ये मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। किया जा सकता है। अगर तो भी आ सकता है और उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। कभी कई बार कुछ मेडिसिन से सक्सेस मिल जाता है, बट कई बार हमको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का भी सहारा लेना पड़ सकता है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। विद दैट आई साइन ऑफ अगेन। थैंक यू।